एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट। अभी तक बच्चे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी हमें ये आइडिया मिला कि लाइट जो है बच्चे वो किससे मिलके बनी है, फोटोन से मिलके बनी है। और लाइट जो है दैट शोज पार्टिकल नेचर। एक और एविडेंस दैट शोज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज मेड shows particle nature was given by A.H. Compton in 1921। तो A.H. Compton ने भी एक और एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं बच्चे वो पार्टिकल नेचर शो करती हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, उन्होंने क्या लिया बच्चे, एक हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ली और उसे बच्चे एक पैराफिन वैक्स के ब्लॉक के ऊपर फोल्ड करवाया। जब उन्होंने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया इसको तो उन्होंने देखा कि ये जो रेडिएशंस थी ये जो है कुछ एंगल से बच्चे, मान लो 5 एंगल से बच्चे ये स्कैटर्ड हो गई और उनकी उन्होंने फ्रीक्वेंसी नोट करी। उन्होंने देखा जो फ्रीक्वेंसी आई है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी आई है वो स्मॉल है बच्चे एज कंपैरिजन टू योर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थी और जो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थी दोनों डिफरेंट थी। स्कैटर्ड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी बच्चे किससे, जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी थी उससे। तो और हम बच्चे ये भी कह सकते हैं कि जिस इंसिडेंट वेवलेंथ जो थी बच्चे और जो स्कैटर्ड वेवलेंथ थी वो भी क्या थी, डिफरेंट थी। स्कैटर्ड वेवलेंथ जो थी बच्चे वो लॉन्गर थी देन दैट ऑफ देयर इंसिडेंट वेवलेंथ। ठीक है ना, जिस वेवलेंथ से की रेडिएशन स्कैटर्ड के ऊपर फॉल कर रही थी और जो स्कैटर्ड हुई थी बच्चे, जो स्कैटर्ड वेवलेंथ थी वो ज़्यादा थी आपकी जो इंसिडेंट वेवलेंथ थी रेडिएशन की। तो ये उन्होंने फर्स्ट चीज़ ऑब्जर्व करी। सेकंड चीज़ उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी, उन्होंने देखा ये जो फ्रीक्वेंसी में जो डिक्रीज आया है, ये जो डिक्रीज आया है फ्रीक्वेंसी में स्कैटर्ड रेडिएशन का, वो बच्चे आपका जो एंगल है, जो इंसिडेंट फोटोन और बच्चे जो स्कैटर्ड फोटोन जिस एंगल से जो एंगल बना रहे हैं फाई, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो भी डिक्रीज हुआ है ये जो स्कैटर्ड फोटोन का जो डिक्रीज है, रेडिएशन का जो डिक्रीज है बच्चे, वो वेरी कर रहा था इस फाई एंगल से। तो ये दो ऑब्जर्वेशन जो है ना उन्होंने नोट करी। पहली ऑब्जर्वेशन ये नोट करी कि जो हमारी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम थी बच्चे किससे, जो हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी। और सेकंड चीज़ क्या नोट करी उन्होंने, ये जो फ्रीक्वेंसी का जो डिक्रीज है वो डिपेंड कर रहा है इस फाई एंगल से, दैट इज एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड देयर स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी थी स्कैटर्ड रेडिएशन की इस फाई एंगल पे डिपेंड करी थी। ये बच्चे एक्सपेरिमेंटल था। एक्सपेरिमेंटल जैसे आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो उस ऑब्जर्वेशंस लेते हो। बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने ये दो ऑब्जर्वेशन उन्होंने ली। अब बच्चे जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, या तो क्लासिकल फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स से उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी आई, उन्होंने कहा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। तो क्लासिकल थ्योरी ने क्या बोला, उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं बच्चे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो फॉल कर रही हैं बच्चे, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्या करती है, जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, स्कैटरर है इसके अंदर एटम से मिलके बना और एटम्स में क्या होंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये एक फोर्स एक्सर्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स पे, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स पे। और इनको बच्चे जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली ये किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। तो ये जो है बच्चे इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करी, ये मोशन में आए। जब एक डिस्टर्बेंस थी, एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसने क्या किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब किया। इस तरह से बच्चे इस पूरे स्कैटर के अंदर जो है फोर्स ऑसिलेशन डेवलप होगी, फोर्स ऑसिलेशन जो है डेवलप होगी। सारी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कुछ वेलोसिटी से या कुछ ना कुछ अपनी ना ऑसिलेट करने लग गए थे। ठीक है, तो अब देखो बच्चे कोई भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, ये इंसिडेंट फोटोन की मान लो एनर्जी h है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी क्या करने लग गए थे बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करने से ऑसिलेट करने लग गए थे। और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बच्चे, जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम फॉल करवा रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी से बच्चे ये लोग क्या करने लग गए थे, अप एंड डाउन मोशन शो करने लगे थे, या क्या लो ऑसिलेट करने लग गए थे। ठीक है, अब कोई भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, कोई भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन वो अपने में से बच्चे EM रेज जो है एमिट करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो एमिट करता है और उसी फ्रीक्वेंसी की एमिट करता है जिस फ्रीक्वेंसी से बच्चे ये ऑसिलेट करते हैं। तो यहाँ से हमने देखा ये उसी फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फोटोन थी उसी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहे थे। तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अपने में से एमिट करी और वो भी किसी फ्रीक्वेंसी की एमिट करी बच्चे, न्यू फ्रीक्वेंसी की ही एमिट करी। बट
हमें क्या मिला था बच्चे, हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा जो इंसिडेंट फोटोन था और जो स्कैटर्ड फोटोन था, उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी थी बच्चे वो डिफरेंट थी। तो यहाँ पे बच्चे ये क्या कह रहा है कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करें, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करें और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ही बच्चे क्या हो गए, स्कैटर्ड कर गए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग था। ये एग्रीमेंट में नहीं आया था, या फिर ये कह लो कि ये जो है इससे क्लासिकल थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी आपकी कॉम्पटन इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को। तो यहाँ पे ये लिखा है, दीज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट एक्स रेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट वन विच इज नॉट इन एग्रीमेंट विथ कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट। तो ये कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बिल्कुल डिफरेंट था। तो क्लासिकल थ्योरी जो है बच्चे इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब बच्चे क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो उसके बाद बच्चे इसके ऊपर कौन से लॉज लगे, क्वांटम के लॉज लगे। तो कॉम्पटन ने क्या किया, कॉम्पटन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये जो स्कैटरिंग फिनोमिना है ना, कि इंसिडेंट रेडिएशन आई और उसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्कैटर्ड हो, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड किया और फिर क्या होगी बच्चे, स्कैटर्ड होगी। ये जो क्या है, दैट इज योर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसिडेंट फोटोन। तो ये स्कैटरिंग फिनोमिना को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जो ये जो है ना बच्चे, ये जो है इलास्टिक कोलिजन है इलेक्ट्रॉन का और इंसिडेंट फोटोन का। जो इंसिडेंट फोटोन आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में बच्चे कैसा कोलिजन होता है बच्चे, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बच्चे, कुछ ना कुछ जो है इंसिडेंट फोटोन ने कुछ ना कुछ एनर्जी जो है बच्चे इलेक्ट्रॉन को देता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है, ये जो डिक्रीज आया था फ्रीक्वेंसी का वो इसलिए आया था क्योंकि जो इंसिडेंट फोटोन ने कुछ पार्ट एनर्जी का बच्चे किसको दे दिया था, इलेक्ट्रॉन को दे दिया था, और वो रिड्यूस एनर्जी से बच्चे क्या करा था, मूव करा था। इस करके उन्होंने कहा कि ये जो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आया वो इसलिए आया क्योंकि पहले इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी थी, आफ्टर कोलिजन जब उन्होंने कुछ अपनी एनर्जी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो वो रिड्यूस्ड एनर्जी से मूव किया स्कैटर्ड फोटोन। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी में जो बच्चे इस करके क्या आया था बच्चे, डिक्रीज आया था। तो ये उनकी एक्सप्लेनेशन थी। तो यहाँ पे यही लिखा है, डिक्रीज इन स्कैटर्ड फोटोन फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली बिकॉज अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन, सो स्कैटर्ड मूव विथ रिड्यूस्ड एनर्जी। तो स्कैटर्ड जो है ना वो रिड्यूस्ड एनर्जी से मूव किया था, इस करके जो है उनकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो क्या हो गई थी बच्चे, डिफरेंट हो गई थी। बच्चे अगर आप इसको इस तरह से भी समझो, एनर्जी जो है बेसिकली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो जब स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी जो है बच्चे डिक्रीज होगी या उसकी एनर्जी कम होगी, तो ऑफ कोर्स जो है फ्रीक्वेंसी भी बच्चे क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी स्कैटर्ड रेडिएशन की। समझ में आई बात यहाँ तक कि अगर कुछ एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन होने के बाद कुछ एनर्जी जब बच्चे इसने इलेक्ट्रॉन को दे दी और ये रिड्यूस्ड एनर्जी से मूव करेगा, तो ऑफ कोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से बच्चे रेडिएशन आ रही थी उससे जो स्कैटर्ड फोटोन की जो रेडिएशन होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो बच्चे क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर होगी ये चीज़। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास बच्चे, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट को थियोरेटिकली कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने बच्चे कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक एक्सरे फोटोन लिया और उसे बच्चे इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है फॉल करवाया, जो कि बच्चे क्या था, रेस्ट पे था। जब उन्होंने इंसिडेंट फोटोन को इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवाया तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे कुछ मोशन में आया और इट गेट रिकॉल्स बाय वेलोसिटी v, और जो स्कैटर्ड फोटोन था वो बच्चे कुछ लेस एनर्जी और कुछ लेस मोमेंटम से बच्चे स्कैटर्ड हो गया। तो ये जो हमने कोलिजन लिया बच्चे, ये हमने रिलेटिविस्टिक कोलिजन की ही बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने क्या किया बच्चे, एक इंसिडेंट फोटोन लिया दैट हैज सम एनर्जी h न्यू और कुछ मोमेंटम है h न्यू बाय में c, और उससे बच्चे बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, उसे इलेक्ट्रॉन पे ऊपर फॉल करवाया। जो इलेक्ट्रॉन क्या था बच्चे, रेस्ट पे था। जब इंसिडेंट फोटोन को इसके ऊपर फॉल करवाया तो जब कोलिजन हुआ बच्चे, कोलिजन कैसा था बच्चे, इलास्टिक कोलिजन था। तो इंसिडेंट फोटोन ने कुछ एनर्जी और कुछ एनर्जी जो है बच्चे किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में आया और इट गेट रिकॉइल्स बाय वेलोसिटी v वेलोसिटी से बच्चे वो रिकॉइल हो गया। जब कुछ पार्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो स्कैटर्ड फोटोन जो था उसकी जो है एनर्जी में क्या आ गया, रिडक्शन आ गया, और वो जो है रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी से जो है मूव किया। तो उसकी जो है मान लो फ्रीक्वेंसी, स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो न्यू डैश थी, और उसकी एनर्जी जो थी दैट इज h न्यू डैश, और मोमेंटम भी क्या था बच्चे, h न्यू डैश बाय में c। और मान के चला जो स्कैटर्ड फोटोन था बच्चे वो फाई जो है एंगल बना रहा है इंसिडेंट फोटोन के साथ,
फोटोन की डायरेक्शन के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ था वो बच्चे मान लो थीटा एंगल बना रहा है आपका इंसिडेंट फोटोन के साथ। अब बच्चे हम इसके ऊपर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम जो है अप्लाई करते हैं इसकी काइनेमेटिक्स को समझने के लिए कि किस तरह से कोलिजन हुआ होगा। तो बिफोर कोलिजन की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा इंसिडेंट फोटोन मैंने लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू थी, और एनर्जी क्या थी बच्चे, एच न्यू, और मोमेंटम क्या था बच्चे इंसिडेंट फोटोन का, दैट इज एच न्यू बाय में सी। और अगर मैं रेस्ट एनर्जी की बात करूं कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट पे था, तो उस केस में जो रेस्ट एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या थी बच्चे, एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है बच्चे अगर मैं मोमेंटम की बात करूं ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, बच्चे इलेक्ट्रॉन जो था बच्चे वो मूव नहीं कर रहा था, वो रेस्ट पे था, तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो ऑफ कोर्स आपका जो है इंसिडेंट बिफोर कोलिजन इंसिडेंट मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे आफ्टर कोलिजन। अब जब कोलिजन हुआ, यहाँ तक हम पढ़ रहे थे बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद देखो बच्चे एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की क्या होगी, एच न्यू डैश, और मोमेंटम क्या हो गया बच्चे, एच न्यू डैश बाय में सी। और ऐसी ही एनर्जी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी बच्चे, टोटल एनर्जी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की होगी वो होगी बच्चे एम सी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना दैट बेसिकली मूव्स विद वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो रिकॉइल एनर्जी क्या होगी बच्चे, एम सी स्क्वायर। और ऐसे ही मोमेंटम जो होगा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का बच्चे वो क्या होगा, वो वी वेलोसिटी से रिकॉइल हुआ था तो एम वी। बच्चे यहाँ पे हमने जो कोलिजन कंसीडर किया था, रिलेटिविस्टिक कोलिजन कंसीडर किया था, तो यहाँ पे जो मास होगा वो भी कैसा होगा बच्चे, रिलेटिविस्टिक होगा। तो उस केस में हमारे पास m किसके इक्वल आएगा, एम नॉट बाय में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। अब बच्चे सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि जो टोटल एनर्जी है ना सिस्टम की बिफोर कोलिजन और टोटल एनर्जी बच्चे आफ्टर कोलिजन वो सेम होती है। तो हमने कहा कि टोटल एनर्जी सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या थे, फोटोन की एनर्जी प्लस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और आफ्टर कोलिजन भी वही इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी। अब मैंने यहाँ पे बताया आपको इंसिडेंट एनर्जी की फोटोन की एनर्जी क्या थी, एच न्यू, और इंसिडेंट जो हमारा पास बिफोर कोलिजन जो है रेस्ट मास ऑफ एनर्जी किसकी थी, वो किसके इक्वल थी, इलेक्ट्रॉन की, दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है इज इक्वल टू, अब एनर्जी आफ्टर कोलिजन स्कैटर्ड फोटोन जो है वो एच न्यू डैश से उसकी एनर्जी थी, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन थे उसकी एनर्जी क्या थी बच्चे, एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है बच्चे। इसके बाद हमने क्या किया, एच को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, न्यू माइनस में न्यू नॉट प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसे फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को हमने दिया, ये हमारी जो है सेकंड इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है बच्चे, अब अप्लाइंग दिस, अब अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जब हमने इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में जो है बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। अब देखो बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये इंसिडेंट फोटोन था, ठीक है। अब जो स्कैटर्ड फोटोन था ना, इसको हम बच्चे कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो एक कंपोनेंट जो होगा दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम स्कैटर्ड फोटोन की बात करें तो ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, एच न्यू डैश कॉस फाई। और अगर ऐसी ही एनर्जी की ही बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बच्चे मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो एच न्यू डैश बाय में सी कॉस फाई। और ऐसी ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा बच्चा आपका, वो होगा बच्चे एच न्यू डैश बाय में सी साइन साई, ठीक है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन जो है रिकॉइल हुआ है उसको भी हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करें उसको मोमेंटम को, तो वो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एम वी है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, एम वी कॉस थीटा, क्योंकि ये जो है इंसिडेंट फोटोन के साथ जो है एंगल बना रहा है थीटा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो बच्चे क्या होगा यहाँ पे, एम वी साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब जब मैंने बात करी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, पहले बिफोर कोलिजन की बात करूं तो इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम क्या है, एच न्यू बाय में सी, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है बच्चे, जीरो। तो एच न्यू बाय में सी, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी बच्चे, इक्वेशन देखो, एच न्यू बाय में सी प्लस में जीरो। अब आफ्टर कोलिजन
हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन ले रहे हैं। अब देखो दोनों की सेम डायरेक्शन है तो बच्चे ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। तो स्कैटर्ड फोटोन की जो है हमारे पास जो मोमेंटम है दैट इज एच न्यू डैश बाय में सी कॉस साई, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का जो कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन वो क्या होगा, एम वी कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को आप नाम दोगे बच्चे इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट है अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब इंसिडेंट डायरेक्शन ये थी, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के ऊपर अगर हम लगाएं तो बच्चे वही सेम इंसिडेंट फोटोन जो है हम लेंगे। अब ये तो था बच्चे बिफोर कोलिजन की बात हो रही थी, नी अप्लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है ना। अब देखो इंसिडेंट फोटोन का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो है नहीं, वो तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उस केस के अंदर बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम ऑलरेडी क्या है, जीरो है। तो इंसिडेंट फोटोन का कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं है या परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ गया बच्चे, जीरो। और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो तो ऑलरेडी क्या है, जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बच्चे किसमें है, रेस्ट पे है। अब आफ्टर कोलिजन की बात करें, परपेंडिकुलर लगाना है। अब देखो बच्चे इसका कंपोनेंट जो है दैट इज अगर स्कैटर्ड फोटोन का कंपोनेंट है एच न्यू डैश बाय में सी साइन साई, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है का कंपोनेंट है एम वी साइन थीटा, और दोनों क्या है बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो हम क्या लेंगे, एच न्यू डैश बाय में सी साइन साई माइनस एम वी साइन थीटा। तो यहाँ तक हो गया बच्चे। यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखो बच्चे, 3 और 4 में हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो थी इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू एम वी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस में न्यू डैश कॉस साई इज इक्वल टू एम वी सी साइन कॉस थीटा। नेक्स्ट है बच्चे ये वाली इक्वेशन में देखो, इसको इधर ले आए, एच न्यू डैश बाय में सी साइन साई इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश साइन साई इज इक्वल टू एम वी सी साइन थीटा। इस इक्वेशन को नंबर दे दो बच्चे 5, इस इक्वेशन को नंबर दे दो बच्चे 6। अब बच्चे हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को स्क्वायर करना है और ऐड करना है, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को क्या किया, अब देखो राइट हैंड साइड के साथ ऐड अप होगी स्क्वायर होके, और लेफ्ट हैंड साइड के साथ स्क्वायर होके ऐड अप होगी। तो एच न्यू माइनस में न्यू डैश कॉस साई का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश साइन साई का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी सी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एम वी सी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, इसको लगाएंगे बच्चे ये एच स्क्वायर हो जाएगा, इसको बाहर ले लो, और न्यू माइनस न्यू डैश कॉस साई का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लगाओगे एच न्यू डैश का स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस टू न्यू न्यू डैश कॉस साई प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से बच्चे एच स्क्वायर ये न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू न्यू डैश कॉस साई। इसको इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बच्चे आपकी, ये थी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बच्चे, ये थी एच कॉमन लिया था, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको भी बच्चे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो इसका। तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना, और प्लस इसका इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इधर रख लिया, बाकी ये वाली टर्म इधर रख ली, तो यहाँ पे इसका भी खुलेगा एच स्क्वायर, इसको लिखोगे न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू न्यू डैश एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस में 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो बच्चे 8। अब बच्चे क्या करो, जो हमारी 7 इक्वेशन थी और हमारी जो 8 इक्वेशन है, इन दोनों को क्या कर दो बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से इसको घटा दो, तो एम स्क्वायर सी 4 माइनस क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये पूरी टर्म माइनस दिस टर्म, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो एम स्क्वायर सी 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाकी ये वाली टर्म पूरी माइनस ऑफ दिस टर्म। अब बच्चे यहाँ से देखो, इसको एज इट इज ही रखो अभी, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर 2 एच स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2 एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट स्क्वायर सी 4, इसको एज इट इज ही रखना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस प्लस 2h² न्यू डैश कॉस साई। बच्चे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से बच्चे m² c² कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, c² माइनस v², ठीक है। तो यहाँ से ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने देखो बच्चे 2 माइनस 2h² न्यू डैश है, यहाँ पे क्या है 2h² न्यू डैश कॉस साई, तो 2h² न्यू डैश कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा कॉस साई -1, ठीक है। बाकी टर्म एज इट इज प्लस 2h m0 c² न्यू डैश प्लस m0² c4। अब बच्चे हमने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था जो मास है इलेक्ट्रॉन का दैट इज रिलेटिविस्टिक मास, तो इस केस में m इज इक्वल टू m0 y में 1 माइनस v² बाय में c²। अब बच्चे m किसके इक्वल आ जाएगा, इसका m तो हमारे पास यही है तो इसका क्या कर दो बच्चे स्क्वायर कर दो, तो m² इज इक्वल टू m0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c² माइनस v² बाय में c², ठीक है। अब बच्चे जब हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा m0 बाय में क्या आ जाएगा c² माइनस v² बाय में c² ऊपर चला जाएगा तो c² बच्चे क्या बन जाएगा c4 बन जाएगा, c² माइनस v² कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा 2h² न्यू डैश cos साई -1 2h m0 c² न्यू डैश m0² c4। ये m0² c4 दोनों से क्या हो गया बच्चे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच्चे ये वाली टर्म को हम लोग इधर ले आए, इस टर्म को इधर ही रखा तो ये क्या आ जाएगा -2h² न्यू डैश cos साई -1 इज इक्वल टू 2 m0 c² न्यू डैश। बच्चे h से h कैंसिल, तो यहाँ पे बच्चे हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू माइनस न्यू डैश बाय में न्यू डैश कर लो और ये माइनस यहाँ एडजस्ट कर लो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस साई और यहाँ से क्या बचेगा h बाय में m0 c²। तो ये वाली जो है टर्म हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसको हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, न्यू डैश को दोनों के डिनोमिनेटर में ले आओगे तो क्या आ जाएगा, न्यू से न्यू कैंसिल तो 1 बाय में न्यू डैश माइनस न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल 1 बाय में न्यू इज इक्वल टू h बाय में m0 c² इज इंटू 1 माइनस कॉस साई। ऊपर वाली इक्वेशन आपकी 9th है, इस इक्वेशन को बच्चे कह दो 10th इक्वेशन। दिस इज योर कॉम्पटन इफेक्ट कह लो या कॉम्पटन शिफ्ट, ये न्यू माइनस न्यू डैश अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया। अब बच्चे ये एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, अब देखो यहाँ पे एक चीज हमारे पास दो रिजल्ट्स जो थे हमारे पास पहले आए थे कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है ना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, जो इंसिडेंट फोटोन है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से क्या है बच्चे कम है। तो यहाँ से आप ये चीज देखो बच्चे, जो हमारी इक्वेशन है यहाँ से बच्चे ये चीज देखो, तो देखो ये है बच्चे हमारा इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी और ये है बच्चे स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप देखोगे इस इक्वेशन को पॉजिटिव रहने के लिए न्यू को हमेशा क्या होना पड़ेगा बच्चे, न्यू डैश से बड़ा होना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो था वो कॉम्पटन ने थ्योरेटिकली जो एक्सप्लेन कर दिया था। सेकंड क्या था बच्चे, हमारे पास सेकंड रिजल्ट क्या आया था कि हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या की थी कि जो डिक्रीज है फ्रीक्वेंसी का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस एंगल से वो स्कैटर्ड हुआ है। ऑफ कोर्स ये जो फ्रीक्वेंसी है डिक्रीज जो फ्रीक्वेंसी का हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे, फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जो बच्चे जो इंसिडेंट फोटोन और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है थीटा, इनके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे, फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रूव हुआ। नेक्स्ट थिंग बच्चे अभी फ्रीक्वेंसी दैट इज सी बाय में लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दो बच्चे सी बाय में लैम्डा इस इक्वेशन में, तो सी बाय में लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाय में सी एच बाय में m0 c² 1 माइनस कॉस साई, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यू के लिए था, न्यू डैश के लिए आप लिखोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा सी बाय में लैम्डा डैश, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे सी इधर चला गया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय में m0 c 1 माइनस कॉस साई। बच्चे दिस इज कॉल्ड योर कॉम्पटन शिफ्ट। ये जो चेंज आया है वेवलेंथ में, ठीक है ना, इंसिडेंट फोटोन और की वेवलेंथ और स्कैटर्ड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है इसमें जो चेंज आया, ये जो शिफ्ट आया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको बच्चे आप डेल्टा लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉम्पटन शिफ्ट को, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड रिजल्ट क्या था बच्चे कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी जो है वेवलेंथ है दैट इज ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ। तो ऑफ कोर्स स्कैटर्ड वेवलेंथ की वेवलेंथ जो है वो बड़ी है किससे बच्चे, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से। तो यहाँ तक ये तो जा था बच्चे आपका क्या था बच्चे, कॉम्पटन थ्योरी थी बच्चे कॉम्पटन स्कैटरिंग की। अब इसके बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए,
तो रिजल्ट्स जो है 2-3 ही हैं, वो हम अच्छे से डिस्कस अभी कर लेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ और यहाँ से पता चलती है कि जो डेल्टा लैम्डा है ना, दैट बेसिकली डिपेंड अपॉन द किसके ऊपर, फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या थी, कैसा स्कैटर्ड हम ले रहे हैं, किस तरह का स्कैटर्ड हम कंसीडर कर रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, फाई के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी तरह की, आपने अभी एक्सरे फोटोन लिया था, आप गामा रे फोटोन ले लो, आप कुछ भी ले लो, कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लो, जो शिफ्ट आएगा बच्चे वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस एंगल से बच्चे वो शिफ्ट हुआ है। यानी कि जो शिफ्ट है ना, कॉम्पटन शिफ्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किस एंगल से जो है स्कैटर्ड फोटोन जो है इंसिडेंट फोटोन से जो है वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। फाई के ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगी। आपके इंडिपेंडेंट होगी वो किसके, जो भी आप नेचर किस तरह का स्कैटरर आप यूज़ कर रहे हो, या फिर क्या इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, इन सब से, ठीक है। आगे बच्चे हमारे पास 3 जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो हम करेंगे अभी। तो केसेस क्या हैं, स्पेशल केस जो हमें डिस्कस करने हैं बच्चे हमारे पास। यहाँ तक बच्चे आपको कंप्लीट करके आना है पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा क्या है बच्चे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय में एम नॉट सी 1 माइनस कॉस साई। अब स्पेशल केस क्या है, पहला केस क्या है, जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन है, ठीक है ना, उसका जो एंगल है ना, स्कैटर्ड एंगल, मान लो वो 90 डिग्री से स्कैटर्ड हुआ, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी एक देख के चलेंगे, जो इंसिडेंट फोटोन आया था बच्चे, इंसिडेंट फोटोन जो आया था ना बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है, ये स्कैटर्ड हुआ। मान लो किस एंगल से स्कैटर्ड हुई, ये फाई एंगल था, वो फाई एंगल क्या है बच्चे आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस फाई 0। तो उस केस में जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, एच आपको पता है, डेट इज 6.6 इंटू 10⁻³ बाय में 9.1 इंटू 10⁻38 इंटू 3 इंटू 10⁻8, ठीक है ना। तो ये जो आएगी दैट इज 0.02426 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये जो है, इसको बच्चे, ये जो वेवलेंथ है ना, ये जो वेवलेंथ है बच्चे, ये क्या कहलाती है आपकी, कॉम्पटन वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या कहलाती है बच्चे, आपकी कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। तो कॉम्पटन वेवलेंथ किसकी बच्चे, इलेक्ट्रॉन की, कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि कॉम्पटन वेवलेंथ क्या है इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितनी होती है, आपको रिजल्ट याद रखना है, दैट इज 0.02426 एंगस्ट्रॉम। फिर बच्चे अगर मान लो जो फोटोन था ना, वो सेम डायरेक्शन में ही स्कैटर्ड हो गया, जिस डायरेक्शन, अब देखो एक बात बताओ, जब इंसिडेंट फोटोन आया तो वो इसी डायरेक्शन में ही आगे मूव कर गया, क्या वो स्कैटर्ड हुआ, वो स्कैटर्ड ही नहीं हुआ। तो फाई अगर हम 0 पुट करेंगे बच्चे, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 0, तो शिफ्ट ही नहीं आया वेवलेंथ का। जिस वेवलेंथ से आ रही थी, जिस वेवलेंथ से इंसिडेंट फोटोन आ रहा था, उसी वेवलेंथ से बच्चे क्या हो गया, वो स्कैटर्ड हो गया। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू बच्चे क्या आ गया, लैम्डा, ठीक है। उसके बाद बच्चे फाई जब है 180 डिग्री, मान लो स्कैटर्ड फोटोन आया, उसने इससे टकराया, ठीक है ना। अब 180 डिग्री कब होगा, जब वो क्या होगा, वापिस इसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। यानी कि क्या कह लो कि टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो 180 डिग्री से स्कैटर्ड हुआ, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस साइज -1, तो बच्चे डेल्टा लैम्डा आ जाएगा 2h बाय में एम नॉट सी। तो h बाय में एम नॉट सी हमने कैलकुलेट किया था 0.02426 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ से बच्चे ये क्या आ जाएगा, इसका डबल, तो 0.048 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो बच्चे मैक्सिमम जो है शिफ्ट जो होता है ना, मैक्सिमम जो शिफ्ट होता है वेवलेंथ का, या फिर कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम कब होगी अगर आपसे पूछा जाए, जब हमारा जो स्कैटर्ड है फोटोन है ना, वो कितने एंगल से स्कैटर्ड हो बच्चे, 180 डिग्री से स्कैटर्ड हो, ठीक है। अब देखो बच्चे कॉस फाई की वैल्यू जो है -1 से 1 ही रहती है। अगर हम -1 से 1 की बात करें तो लैम्डा डैश जो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा लैम्डा से, और आप ये भी कह सकते हैं न्यू डैश जो है वो हमेशा लेस देन रहेगा बच्चे, इक्वल टू न्यू, ठीक है ना। तो न्यू डैश जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, न्यू रहेगा, ठीक है ना। कॉस फाई की वैल्यू जो है -1 से 1 रहती है, क्योंकि देखो जब हम -1 पुट करते हैं, जब हम -1 पुट किया था, जब मैंने यहाँ पे तो -1 पुट किया था तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू आई थी, ठीक है ना, लैम्डा डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव था, ठीक है ना। और 1 पुट किया था तब भी डेल्टा लैम्डा क्या था, पॉजिटिव था। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होती है बच्चे, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ से, ठीक है। उसके बाद बच्चे फाई 0 जब होता है तो उस केस में बच्चे लैम्डा डैश और लैम्डा डैश जो है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना।
और मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ कब होती है, जब बच्चे फाई की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है, हम कह लो 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लॉट सा बना रखा है इन्होंने, डेल्टा लैम्डा बाय में लैम्डा सी और फाई के साथ प्लॉट बना रखा है। देखो 0 से पाई बाय में 2 के केस में जो है डेल्टा लैम्डा बाय में लैम्डा सी अगर हम बात करें उसकी वैल्यू होगी 1, और जैसे ही पाई जाएंगे वो भी इंक्रीज होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चे समझ लेना ये कैसे हुआ है। डेल्टा लैम्डा क्या है बच्चे, डेल्टा लैम्डा हमारे पास क्या आता है बच्चे, यहाँ से अगर फाई पाई बाय में 2 है तो लैम्डा बाय में एच बाय में एम नॉट सी। ठीक है, और एच बाय में एम नॉट सी मैंने अभी बताया दैट इज इक्वल टू बच्चे लैम्डा सी। तो डेल्टा लैम्डा बाय में लैम्डा सी किसके इक्वल आ गया बच्चे 1, जब फाई क्या था बच्चे पाई बाय में 2। ठीक है, ऐसे ही जब डेल्टा लैम्डा बाय में लैम्डा सी सेम हम लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे 2 के इक्वल आ जाएगा, फाई क्या है बच्चे पाई है। ठीक है, तो यही कर रखा है कि 1 है जब डेल्टा लैम्डा बाय में लैम्डा सी का जो ग्राफ, देखो इंक्रीजिंग ही ग्राफ है, जैसे जैसे हम फाई बढ़ाएंगे तो जो है डेल्टा लैम्डा बाय में लैम्डा सी इंक्रीज होगा। तो 1 कब होगा, जब डेल्टा लैम्डा बाय में लैम्डा सी, जब फाई क्या होगा बच्चे पाई बाय में 2, और फाई जब पाई होगा तो डेल्टा लैम्डा बाय में लैम्डा सी की वैल्यू क्या होगी बच्चे 2 होगी। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, तो अपने प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे से रिवाइज करते रहो।